मैं सबसे पहले आज के हमारे आदरणीय वक्ता, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे जी को प्रणाम करता हूं और समस्त विद्वज्जन, प्राध्यापक बंधु एवं शोधार्थी बंधुओं को अभिवादन करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज एकला, मंगलुरु, कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला चल रही है। आज 67वां व्याख्यान है। यह हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि वयोवृद्ध साहित्यकार जो 90 वर्ष के हैं, आदरणीय शरद पगारे जी, वो आज के मुख्य वक्ता हैं। एक लंबी कालावधि है जिसमें उन्होंने सारस्वत साधना की है। मैं उनकी साधना के प्रति अत्यंत विनत भाव से उनका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी एवं पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी एवं समस्त प्रतिभागी साथियों, यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना प्रक्रिया पर आदरणीय शरद पगारे जी अपनी बातचीत, अपनी वार्ता प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में जैसी कि हमारी परंपरा है कि हम अपने मुख्य वक्ता का स्वागत करने के उपरांत उनका संक्षिप्त परिचय हम नए जो प्रतिभागी साथी हैं जो जुड़ते हैं उनको देते हैं। तो हम आज आदरणीय शरद पगारे जी का परिचय देने के लिए बुला रहे हैं वहीं मंगलूर कर्नाटक से जो एसडीएम कॉलेज है उजिरे में, मंगलुरु में, वहां पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। वो आज के मुख्य वक्ता का परिचय देंगे। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर मल्लिकार्जुन जी, हिंदी विभागाध्यक्ष एसडीएम कॉलेज, आप सादर आमंत्रित हैं आज के मुख्य वक्ता का परिचय देने के लिए। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार के है। डॉक्टर शरद पगारे जी का जन्म 5 जुलाई 1931 खंडवा, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। सर, आपकी शिक्षा की दीक्षा, प्रारंभिक दीक्षा खंडवा से ही संपन्न और आगरा विश्वविद्यालय से बीए और एमए इतिहास विषय पर प्राप्त किया और इतिहास में विक्रम विश्वविद्यालय से अपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया और उसी के तदुपरांत आप अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। 1966 में से लेकर मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज मडू में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और 1988 से लेकर 1991 तक आप उसी कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर भी विराजमान रहे और अपना अमूल्य सेवा उस कॉलेज के लिए और मध्य प्रदेश साथ ही साथ पूरे देश के लिए दिए और विदेश में भी आपने अध्यापन कार्य पूर्ण किए, जैसे शिल्पकर्ण विश्वविद्यालय बैंकॉक, थाईलैंड आदि क्षेत्र में आपने अध्यापन कार्य इतिहास से जुड़ा हुआ, साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र और हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ कार्य अध्यापन कार्य आपने किया और इसके अलावा बहुत सारे लेखन कार्य से साहित्य जगत को समृद्ध किए। इतिहास विषय पर आप 10 से अधिक पुस्तक लिख चुके हैं। कई पत्रिकाओं में आपका सार गर्भित मौलिक लेख प्रसारित हो चुके हैं। मुख्य ग्रंथों में से उपन्यास के रूप में अगर देखा जाए
गुलारा बेगम और गंधर्व सेन, बेगम जैनाबादी और उजाले की तलाश आदि 15 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा आप समृद्ध 5 कहानियों को लिख चुके हैं। ये जो मौलिक कहानियां जो है भारत के कई भाषाओं में अनुदित भी हो चुके हैं, जैसे उड़िया, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं में अनुदित होकर पूरे देश भर के साहित्यिक पिपासुओं को आपने संतुष्ट किया अपने कहानियों के माध्यम से। इसके अलावा आपके इस साहित्यिक कृषि के लिए देश विदेश से बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार से भी आप सुशोभित हो चुके हैं और उसकी गिनती बहुत सारे हैं। उसमें से कुछ ही महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं। साहित्य वाचस्पति पुरस्कार से सम्मानित है, विश्वनाथ सिंह पुरस्कार से सम्मानित है, अखिल भारतीय दिव्य पुरस्कार से भी सम्मानित है और वागेश्वरी पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया है। अक्षर प्रिय अलंकरण भी आपको सम्मानित किया गया उसके द्वारा। हिंदी भाषा भूषण पुरस्कार राजस्थान से भी और मध्य प्रदेश सरकार से भी पुरस्कृत किया गया है और अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान से भी नवाजा गया आपको और बालकृष्ण वर्मा शर्मा नवीन सम्मान से भी पुरस्कृत हो चुके हैं। साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान से भी आप विभूषित है और अंत में अति मुख्य पुरस्कार हम सबके लिए गौरव और आपके जो है बधाई पात्र, हम सभी आपके लिए बधाई देते हैं। व्यास पुरस्कार से 2020 से आपने पुरस्कृत हुए, इसके लिए बधाई के साथ आपके जो सुदीर्घ साहित्यिक सेवा के लिए हम आपको बधाई भी देते हैं और आपको जो है हम सुनने के लिए बेसब्र है। इस प्रकार के आपका संक्षिप्त परिचय सुनने वालों को, दर्शकों को, विद्वत जनों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए मौका जो दिए गए हैं दोनों कॉलेज के प्राचार्य, खास करके डॉक्टर मंजुनाथ जी, अध्यक्ष कर्नाटक विश्वविद्यालय कॉलेज अध्यापक संघ, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा से, तो आप सबको आभार व्यक्त करते हुए इस मौके के लिए मैं आपका धन्यवाद देते हुए सर आपका परिचय देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मल्लिकार्जुन जी, आप परिचय दे रहे थे आज के मुख्य वक्ता का। आप एसडीएम कॉलेज उजिरे मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और सुंदर ढंग से आपने सर का परिचय दिया। यद्यपि मैं क्षमा चाहते हुए ये कह रहा हूँ कि सभी प्रतिभागी साथियों से भी कि सर की एक लंबी सारस्वत साधना है और हम में से कोई परिचय देने में समर्थ नहीं है। और वैसे भी सही बात यही है कि एक कृतिकार का परिचय सबसे बड़ी उसकी कृतियां हैं और जिन्होंने इतनी लंबी साधना की हो उनका परिचय 2-4 मिनट में, 10 मिनट में नहीं दिया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि सर की किताबों को जो लोग पढ़े हैं होंगे, चाहे वो गुलारा बेगम है, चाहे वो गंधर्व सेन है और चाहे ढेर सारी कहानियां आपकी जो अलग अलग कहानी संग्रहों में प्रकाशित हैं। मुख्य रूप से आदरणीय शरद पगारे जी का जो कार्य है वो इतिहास को बारीकी से समझते हुए और उसका साहित्यिक रूपांतरण जो किया है, यानी साहित्य में इतिहास का जो प्रयोग है शिल्प के स्तर पर, वस्तु के स्तर पर, वो जितने खूबसूरत ढंग से आपने किया है वो ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और जो परंपरा आप देखेंगे कि सेठ वृंदावन लाल वर्मा के यहाँ या उसके पहले एक लंबी परंपरा जो ऐतिहासिक उपन्यासों की है, आदरणीय शरद पगारे जी उस परंपरा को आगे ले जाते हैं। तो मैं बहुत समय जाया न करते हुए आपके और आदरणीय वक्ता के बीच में मैं बाधक नहीं बनूंगा। मैं सीधे बहुत ही आदर के साथ 90 वर्षीय ऐसे महान साहित्यकार आदरणीय शरद पगारे जी को बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि सर अपना माइक ऑन कर लें
और आज के वक्तव्य विषय पर ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना प्रक्रिया पर वो बताएंगे, क्योंकि इतिहास के इतने विस्तृत कथानकों में से उन्होंने अपने उपन्यासों के लिए विषय चुना है, चाहे वो प्राचीन भारत हो चाहे मध्यकालीन भारत हो। तो वो बताएंगे कि कैसे वो ऐतिहासिक उपन्यास उन्होंने लिखे और क्या उसकी रचना प्रक्रिया है। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो गंगा कावेरी व्याख्यान माला के लिए आपका अभिनंदन, अभिवंदन और आपको प्रणाम। एक सारस्वत कार्यक्रम आपने प्रारंभ किया है और इसके जरिए विभिन्न विषयों पर आप लोगों को परिचित करा है। ये बहुत बड़ा काम है। अगर ये काम ऑनलाइन के बजाय कुछ इस प्रकार से किया जाए कि वह सर्व जन के पास पहुंच सके, साहित्य के सर्व प्रेमियों के पास पहुंच सके, तो ये और भी अच्छी बात होगी। एक निवेदन कर दूं कि यदि इस व्याख्यान माला को आप लिपिबद्ध भी कर प्रकाशित करवा ले तो एक स्थायी निधि हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है कि मैं बोल लूंगा, आप सुन लेंगे और ये यहीं तक सीमित रहेगा। परंतु यदि ये लेखन में आ जाता है, पुस्तकाकार आ जाए, तो आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो जहाँ तक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना प्रक्रिया का सवाल है, इतिहास में जो लोग बीत गए हैं, जो लोग चले गए हैं, उन लोगों के जीवन को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न, हेलो हेलो, हाँ सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयत्न मैंने किया है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर ने हिंदी में इसमें बहुत काम किया है। और इसके अलावा एक बात आपको बता दूं कि चूंकि मैं साहित्य का प्रेमी हूँ और मैं खंडवा से हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी मेरे पड़ोसी, और उन्होंने साहित्य के प्रति मुझे आकर्षित किया। जब मैं खंडवा में एमए का व्यवस्था नहीं थी तो मैं इंदौर आया, और जब इतिहास में एमए करने का विचार कर रहा था, इसी बीच में खंडवा गया और दादा से मिला। तो दादा ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं एमए इतिहास या एमए हिंदी में करना चाहता हूँ। इन दिनों डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, एक प्रतिभाशाली कवि, अत्यंत सर्वप्रिय, सारे हिंदी देश में जो जिनसे उनसे परिचित था, उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित था और वे हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। तो मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में एमए कर लिया जाए। तो दादा कहने लगे, साले हिंदी की रोटियां कब तक खाओगे? हिंदी में एमए करोगे, हिंदी में लिखोगे, दूसरा विषय क्या है? मैंने कहा इतिहास है। तो बोले तुम इतिहास में एमए करो और इतिहास के ऐसी चीजें लाओ जिनका की उपयोग साहित्य में हो सके। अब मैं उस समय 20-22 साल का लड़का था, कुछ अपने बारे में उतना गहराई से नहीं सोच सकता था जितना दादा ने सोचा। फिर मैंने इतिहास में एमए किया। इतिहास में एमए करने के बाद पीएचडी किया। तो अध्ययन का मेरा एक बड़ा रिकॉर्ड रहा। तो जैसे मैंने बताया कि हिंदी के अमृतलाल नागर और चतुर्सेन शास्त्री, इनको पढ़ा। इसके साथ ही आपको बता दूं, मेरे ऊपर यूरोपियन ऐतिहासिक उपन्यासों का गहरा प्रभाव। मैंने टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस पढ़ा, स्टीफन ज्विग का मेरी एंटोनिक पढ़ा और मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट पढ़ा। और मैंने इसी प्रकार से यूरोप के ऐतिहासिक और चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ा। तो मैंने देखा कि उपन्यास लेखन में कितना परिवर्तन आ गया।
कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी जो इतिहास में गुम खोया हुआ है, जिसके बारे में इतिहास कुछ नहीं जानता, जो इतिहास के अंधेरे में बैठा हुआ है, उस पर भी उपन्यास लिखे जा सकते हैं। खास करके चार्ल्स डिकेंस ने तो टेल ऑफ टू सिटीज में गजब कर दिया। वो लिखता है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द मैन, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द मैन। उसने किसी व्यक्ति को नहीं, समय को नायक बनाया। तो ये एक बड़ी भारी बात है। और यूरोपियन इतिहास का जो है, कभी झिझक नहीं करते, ईमानदारी से लेखन करते हैं। मेरी एंटवानेट को जब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का विवाह फ्रांस के राजकुमार से हुआ, तो फ्रांसीसी लोग बहुत घमंडी थे। उनका कहना था कि हमारा फ्रेंच लैंग्वेज, हमारा फ्रेंच परफ्यूम, हमारा साहित्य, हम सर्वश्रेष्ठ हैं यूरोप। और इसके कारण फ्रांसीसी महिलाओं को गवर्नेंस बना करके यूरोप के राज परिवार रखते थे। तो लिखता है कि जब वो लड़की आई अपने वियना से पेरिस जाने के लिए, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस की सीमा के ऊपर एक कमरा बनाया गया। उस कमरे में उस लड़की को लाके सारे कपड़े उतार दिए और उसको अच्छी तरह से स्नान कराया, फ्रेंच परफ्यूमों से उसको रगड़ा और फ्रांस की फैशनेबल कपड़े पहनाए। तो लिखता है उस लड़की के बारे में कि हर ड्रेस वेयर नॉट डेवलप्ड। इतनी बड़ी बात है। वो ये नहीं करता कि यह कमसिन है। यानी इस प्रकार के जो प्रयोग किए गए, इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैंने खोज की, और खोज की तो मुझे ऐसी जानकारी मिली कि इतिहास में ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिनकी ओर साहित्यकारों का नाम ही ध्यान ही नहीं गया है। तो हमारे एक साहित्य के बड़े विद्वान है लखनऊ के, उन्होंने मुझे कहा कि पंगारे जी, इतिहास में उपन्यास कौन लिखता है? क्योंकि इतिहास में मेहनत करना पड़ती है, उस समय का परिवेश बनाना पड़ता है, उस समय की भाषा का उपयोग करना पड़ता है, उस समय का जो वातावरण है, उस समय की जो घटनाएं हैं, उन सबको लाना। तो मैंने को लगा कि हाँ भाई, ये बात तो सच है। पर चूंकि मैं इतिहास का प्राध्यापक था, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ एक अखबार निकलता था, नई दुनिया, वो विशेषांक निकालते थे दिवाली पर। तो मैंने खोज की। आपको आश्चर्य होगा कि विश्व की पहली प्रेम कथा भारत की है, 6th सेंचुरी BC, वासवदत्ता। इससे यानी वासवदत्ता को उदयन भगा करके ले गया। एक हाथी को पकड़ने के चक्कर में चंड प्रद्योत ने एक नकली हाथी बनाया, जो सूंड भी चिंगाड़ता भी था, पूंछ भी हिलाता था। उसमें उसने सैनिक छिपा दिए, और हाथियों का बहुत शौकीन था अपने उदयन। तो हाथी पकड़ने गया, तो जब वो वीणा में इतना खो गया बजाने में कि उसे ध्यान नहीं रहा, तो हाथी के शरीर में से अपने उज्जैन के सैनिक निकले, उसे गिरफ्तार करके ले गए। तो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण भास ने लिखा है और स्वप्न वासवदत्ता लिखा है। तो मैं दंग रह गया कि ये तो विश्व की पहली प्रेम कथा है। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में दुनिया के किसी देश में ऐसा प्रकरण नहीं हुआ। तो एक खोज भी है, उस पर फिर मैंने एक लेख लिखा। उसके बाद और ढूंढा, तो अशोक और दिशा की प्रणय कथा मुझे मिली। यानी इतिहास इनके बारे में कुछ नहीं लिखता। और उसके आगे और पहुंचा, गंधर्व सेन और साध्वी सरस्वती की प्रणय कथा मिली। इतिहास में उल्लेख नहीं है। जैन सूर्य ने इसके ऊपर बहुत लंबा काम किया है। और उसके आगे पहुंचा तो मुंज मृणालवती की प्रणय कथा मिली। और उसके आगे पहुंचा तो गुलारा बेगम और शाहजहां प्रिंस खुर्रम की प्रेम कथा मिली। और आपको आश्चर्य होगा कि धर्मान कैक्टी कैरेक्टर का इंसान, जिसे इतिहास में निकृष्ट शासक कहा गया है, औरंगजेब की प्रेम कथा
जैनवादी के। और मैं जब तो मेरे को लगा कि यार इसकी तरफ न साहित्यकारों का ध्यान गया है न इतिहासकारों का ध्यान गया है। अब इसे रोचक कैसे बनाना, मैं ये अच्छी तरह से कॉन्शियस था कि मैं इतिहास नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं प्योर साहित्य लिख रहा हूँ। तो ऐतिहासिक उपन्यास की रचना प्रक्रिया की पहली शर्त साहित्य और इतिहास के समन्वय पर आधारित है। यहाँ एक बात बता दूं कि कितना साहित्य हो, कितना इतिहास हो, और साहित्य ने कहाँ प्रवेश करना चाहिए। तो इतिहास में जो शून्य है, जो गैप है, उन गैप को साहित्य के काल्पनिक यथार्थ के सौंदर्य से भरना चाहिए। ये शब्द देखिए, आप याद रखिए, साहित्य को के काल्पनिक यथार्थ सौंदर्य को इतिहास के शून्य से भरना चाहिए। और मैंने एक काम और किया, इतिहास को रोचक बनाने के लिए उसमें रोमांस का तड़का लगना चाहिए, और तड़का भी ऐसा हो कि वह नकली नहीं लगे, वह ऐसा नहीं लगे कि ये थोपा गया हो, वह कहानी के पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से उसे सजीव किया जाए, ये करना चाहिए। और एक लेखक के ऊपर जिंदगी के कई प्रभाव पड़ते हैं। हम कई लोगों से मिलते हैं, कई महिलाओं से मिलते हैं, कई घटनाओं को देखते हैं, तो जिंदगी की सच्चाइयों को इतिहास में फिरना। एक छोटी सी घटना बताता, मैं धार कॉलेज में पढ़ाने जाता था, डाउट करता था। तो जब मैं बस से जा रहा था तो साथ में और भी 2-3 महिला और पुरुष प्रोफेसर थे। हम लोग हंसी मजाक करते जा रहे थे। अचानक मेरी निगाह 2 सीट आगे एक महिला पर पड़ी। सूरज नहीं देखी, वो खाली उसका गर्दन और उसके बाल वगैरह दिखाई दिए। तो मैंने ऐसे ही देखने लगा। मैंने देखा कि उसने जो अपनी गर्दन को बाईं ओर मोड़ा तो उसके बालों का एक घेरा उसके कान के आसपास बन गया। तो मुझे उन काले बालों के वलय के बीच में गोरा कान बहुत सुंदर। मुझे लगा कि ये फ्लूक में तो नहीं बना, ये नेचुरल है। तो थोड़ी देर बाद उसने जब दूसरी ओर गर्दन बढ़ी तो वहां भी वही बना। इस चीज को मैंने गंधर्व सैन में उपयोग किया कि नायिका सरस्वती जो है स्नान के बाद कपड़े धो रही है, और जो नायक है राजा गंधर्व सैन एक पेड़ से टिका हुआ उससे बात कर रहा है। बात करते करते जब वो पूछती है कि आपने क्या कहा, तो वो उसके काले बालों के घेरे में सरस्वती का गोरा कान बहुत सुंदर। तो वो गंधर्व सैन उत्तर नहीं देता, बड़े ध्यान से उसको देखता। तो पूछती क्या देख रहे हो? बोले मैं, तुम कितनी सुंदर हो, तुमने जब गर्दन मरोड़ी तो आपके काले बालों के वलय के बीच में आपका गोरा कान मुझे बहुत सुंदर लगा। तो आपको जो अपने कथानक को जिंदगी के वर्तमान सच्चाइयों से भी पेश करना। अब गुलारा बेगम जैसा आपने बताया, गुलारा बेगम का कहीं कोई नाम नहीं है। 1614 में शाहजहां यानी प्रिंस खुर्रम, जहांगीर का बेटा और नूरजहां के भाई का दामाद, मुमताज बेगम का हस्बैंड, अहमदनगर के युद्ध के लिए उसे उसे कमांडर इन चीफ बना करके मुगल आर्मी के साथ भेजा गया। अब क्या था कि जब ये लोग आगरा से देखिए मुझे कितनी मेहनत करना, आपको रूट भी निकालना पड़ता, किस रास्ते से हो गए होंगे। तो आगरा से जब सेना चली तो अजमेर आए, ये मैंने रूट खोजा। अजमेर से उज्जैन, उज्जैन से
नेमावर में नर्मदा पार करके खंडवा होते हुए बुरहानपुर है। और बुरहानपुर में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर रखा, अपने अहमदनगर जाने के लिए। इसके पहले अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा गया था, पर वो असफल हुए, वो नहीं जीत सके। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शायद जितने भी बादशाह राजा महाराजा हुए सब अय्याश थे, नाच गाना और अरे उनके हरम होते थे, उनमें हर उम्र की, हर प्रांत की, हर जगह की नारियां होती थी। तो नारी जो है वह लोगों के, पुरुष के मनोरंजन का साधन। अब मैं कितना सोचता हूँ, नारी का सेक्स भी आमदनी का जरिया है। जितने भी वेश्यालय हैं ये काय पर चलते हैं? नारी के सेक्स के विक्रय पर चलते हैं। ये आप सब जानते हैं, और आप बोलते नहीं, लिखते नहीं, मैं बोलता भी और लिखता भी कि नारी का सेक्स जो है वो आमदनी का जरिया है। यह औरत भी अच्छी तरह से जानती है और पुरुष भी जानता है कि हम इसे खरीद सकते हैं। तो तब क्या किया पुरुष ने? वैश्यालय बनाया, गणिकाएं बनाई, राज नर्तकियों का पथ सृजित किया, और देश की, प्रांत की, नगर की और आसपास के इलाकों के सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को गुंडे लोग उड़ा करके लाते थे और इन वैश्यालयों में बेचते थे। इस प्रकार का एक वैश्यालय बुरहानपुर में भी था, बोरवाड़ी करके, आज भी है। लोग वहां जाते हैं, नाच गाने सुनते हैं, उनमें से सुंदर लड़कियों को अपने रखेल बना करके रखते हैं, सारा खर्चा देते हैं। तो ये तो अय्याश थे। सबसे ज्यादा बड़ा अय्याश था अकबर, जिसे इतिहासकारों ने महान किया। वो इतना घटिया आदमी था कि उसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। सलीमा सुल्तान बेगम मुस्लिम मुगल घराने की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, उसकी शादी बैरम खान से उसने की। बाद में बैरम खान की हत्या करके उसने सलीमा सुल्तान बेगम को अपने हरम में डाल दिया। यही नहीं, आपको मालूम है रानी रूपमती को पाने के लिए उसने लड़ाइयां लड़ी है और वो मिली नहीं, उसने आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार से प्रवीण राय, ओरछा की गायिका और सुंदरी नायिका और कवियत्री, उसको भी उसने हस्तगत करने की कोशिश की। केशव राय कवि थे, उन्होंने वे अपने टोडरमल के और रहीम के अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने लिखा, उन्होंने खबर दी अपने टोडरमल को और केशव राय ने कि आप इसको, प्रवीण राय को बचा दीजिए। बोले भाई इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये बादशाह की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो गोरवाड़ी में कुलारा नाम की एक बहुत सुंदर वेश्या थी, नृत्यांगना थी। तो शाहजहां ने खबर भेजी लोगों को कि भाई दिन तो अच्छी तरह कट जाता है, लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, मैं निर्देश देता हूँ, हमारी रात और शाम नहीं कटती। तो बोरवाड़ी से उस लड़की को लाया गया। उस लड़की ने नृत्य पेश किया, देखने में अपूर्व सुंदरी थी। और देखिए 2-3 शब्दों का हम उपयोग करते हैं, अपूर्व, अनिद्य, अलौकिक, अद्वितीय। मुझे ये लगा कि ये तो सब पुराने शब्द हैं, ऐसा कोई नया शब्द ढूंढा जाए जो कि उस सौंदर्य को अमर कर दे। आम्रपाली का सौंदर्य अमर है। आज भी जब सौंदर्य की बात निकलती है तो हम आम्रपाली की चर्चा करते। तो ऐसे सौंदर्य को अमर करने के लिए मैंने नया शब्द गढ़ा, दैवीय सौंदर्य की स्वामिनी। दैवी सौंदर्य कभी बूढ़ा नहीं होता, खड़ोच कभी कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी वहीं रखो उसको। दैवी सौंदर्य कभी, हाँ थोड़ा सा, हाँ, दैवी सौंदर्य कभी बूढ़ा नहीं होता।
आपने राम को बूढ़ा देखा है, सीता को बूढ़ा देखा है, लक्ष्मण को बूढ़ा देखा है? आगे हुई जाओ, आपने आगे हो। कृष्ण को बूढ़ा देखा है, राधा को बूढ़ा देखा है? ये दैवी सौंदर्य है। तो मैंने ये शब्द उपयोग किया, दैवी सौंदर्य की स्वामिनी। तो आपको पात्र के अनुकूल शब्दों को गढ़ना भी पड़ता ताकि वे आपके पात्र को जीवन करे। शब्द जो है वे ही व्यक्तित्व का, घटनाओं का को जीवन करते, और उसमें सौंदर्य को जब साहित्य के यथार्थवादी सौंदर्य का समन्वय कर दिया जाए तो वो चरित्र दिखाई देता। मेरे बारे में एक आलोचक ने लिखा है कि शरद पगारे जिस व्यक्ति को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं, घटना को देखते हैं, और जैसा देखते हैं वैसा ही उनका पाठक भी देखता है। यानी मैं ने जब गुलारा को पेश किया शाहजहां के सामने, तो वो कहती है कि हुजूर, हम आपको ऐसा मुजरा पेश करेंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो वो अपने गांव ले जाती है, करारा गांव, वहां उतावली नदी है। उस उतावली नदी के ऊपर एक दीवार बनी है। दीवार बनने से वो पानी जो है उतावली का एक झरने के रूप में नीचे गिरता है और बहता हुआ आगे जाता है। तो शाहजहां ने उसका मुजरा देखने के बाद उसके अपनी प्रेम की निशानी के रूप में 2 बारादरिया बनवाई, एक तावली के इस किनारे पर, एक उतावली के दूसरे किनारे पर, और उन दोनों को जोड़ने के लिए एक ऐसी पुलिया बनाई जो हालो थे और पानी उसके नीचे से निकलता था। मैं जब गया देखने के लिए तो वहां अमराई भी बहुत अच्छी थी और चांदनी की रात थी। पूरे चांद की रात में यदि आप उतावली करारा जाए, करारा गांव की उताली पर जाए, तो ऐसा देखिए सौंदर्य का क्रिएशन, सजीव करना, ये लेखक का काम है। तो उस पूरे चांद की रात में ऐसा लगता है कि उतावली नहीं गिर रही है, चांदनी जलप्रपात बन के गिर रही है। ये सौंदर्य विधान है, यहाँ साहित्य का काम होता है। वो साहित्य उसमें सौंदर्य की रचना करता है, उसको क्रिएट करता है। तो अब से एक और बात बता दूं आपको कि मैं जब बच्चा था, 8-9-10 साल का था, तो मेरे बाबा जी गोविंद राव बुरहानपुर में रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। तो छुट्टियों में मुझे और मेरी माँ को, हम भाई बहनों को बुरहानपुर ले गया और बुरहानपुर के सारे एहतियात के हिस्से हमने देखे। अब उन दिनों कोई इतना अकल तो थी नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो एक बार वो दौरे पर किसी गांव गए तो मेरे को और बाप को दोनों को ले गए। तो मैं तो दिन भर आप गाँव में इधर उधर भटकने, आग इमली देखने के बाद में खाना खा के सो गया। रात को 8-9 9:30 बजे मारने जगह, बोले देख देख उठ उठ शरद, देखो औरत कितना बढ़िया नाच कर रही है। अब मुझे खिड़की में बैठा दिया। मैं आधा नींद में था, आधा वो था। परंतु किस प्रकार से चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में कब्जा कर लेती हैं बचपन में भी। तो मैंने देखा कि मंच के आसपास तो गैस बत्तियां लगी थी, गांव वाले सब नीचे दरिया वरिया बिछा के बैठे थे, खड़े थे, सारा गांव इकट्ठा हो गया। इतने में छम 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 छम, शब्दों पर ध्यान दीजिए, कैसे जीवित किया जाता है पात्र को। करते हुए एक बहुत ही सुंदर लड़की जो मराठी लांग की साड़ी पहने हुए थे, हरे रंग की, गोरी, गुलाबी चेहरा, चुंबन आकर्षित करने योग्य गोरे गुलाबी कपोल, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है, वहां नहीं है। यानी मैं बताता हूं कि उसके कपोल कितने बढ़िया थे, बड़ी बड़ी आंखें, एक हरा गोदना यहाँ ठुड्डी पर था और एक उसके गाल के ऊपर था, और वो
उसने कमर में मोर पंख लगा रखे, जूड़े में भी मोर पंख लगा रखे, और जब उसने मयूरी नृत्य प्रस्तुत किया तो मेरी नींद उड़ गई। और वो औरत, वो नर्तकी, वो सुंदरी मेरी सब कॉन्शियस माइंड में गुलारा बेगम बन के बैठ गई। तो मैंने गुलारा से मयूर नृत्य बादशाह के सामने कराया। शायद आपने उमराव जान अदा की बड़ी तारीफ सुनी है, रेखा के नृत्य की। मेरा चैलेंज है कि फिल्म लाइन की या दुनिया की कोई भी नर्तकी उस गांव की गुलारा का बराबरी नहीं कर सकती। एक नया मुजरा मैंने पेश किया, और ये बात मैंने शाहजहां से कहलवाई। मैंने एक बात और बता दूं, जब मैं लिखता हूं तो पात्र की काया में प्रवेश करता हूं। मैं वो लिखता हूं जो पात्र कहना चाहता, मैं वो नहीं लिखता जो मैं कहना चाहता हूं। मैं वो लिखूंगा जो मैं कहूंगा वो असर नहीं डालेगा, वो डायलॉग, वो संवाद जिंदा नहीं होगा। तो मैं शाहजहां बना, खड़ा हुआ, नृत्य देखने बाद दौड़ करके गया, उसके दोनों कंधे पकड़कर वो उसके लाए, गुलारा गुलारा गुलारा, आप कितनी बड़ी कलाकार हैं। हमने मुगल दरबार में अनेक नाचक देखे, अनेक मुजरे देखे, पर तुम्हारे जैसा मुजरा हमने कहीं नहीं देखा। चांदनी रात में किया गया हुआ मुजरा मेरी आत्मा में, शाहजहां के आत्मा में बैठ गया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले हुजूर, ये करारा गांव और हमारी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए कुछ करिए। तब उसमें दो बरादरियां बनता है, एक इस किनारे पर, दूसरी उस किनारे पर, और कहा कि गुलारा, आज से इस गांव का नाम महल गुलारा होगा, करारा नहीं। आज भी सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस गांव का नाम महल गुलारा है। और जो बुरहानपुर जाते हैं और इतिहास के प्रेमी हैं, वो 15 किलोमीटर दूर वहां करारा गांव के उस सौंदर्य को देखने के लिए जाते हैं। तो मित्रों, गुलारा पर उपन्यास लिख करके और उस काल के सामाजिक जीवन के मैंने पात्र भी क्रिएट किए। यदि मैंने जहांगीर के दरबार का वर्णन किया है, महाबत खान, अब्दुल रहीम खान खाना, जी नूर जहां और उसका भाई, इन पात्रों को लिया है, वही मैंने आम आदमी के पात्र इनायत खान, सलमा और इनायत खान के पिता और नाहिदा बेगम, इन सब का क्रिएशन किया। और वो उपन्यास हिट हुआ। अमृता लागर, धर्मवीर भारती और आपके जैनेन्द्र कुमार, इन सब ने उसकी बहुत प्रशंसा। और अमृता लागर ने लिखा कि हमने तो इतिहास में खोई हुई नायिका को ढूंढ निकाला। और मैं जब उनसे मिलने गया 1990 के आसपास, तो उन्होंने कहा कि शरद, तुम जब भी लिखो, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, तुम जब भी लिखो इतिहास में खोज करके लिखना, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इतिहास की सच्चाई है, कथा को प्रामाणिकता देती है। बोले मैं जब ये कोठे वालियां लिख रहा था तो मैं लखनऊ और बनारस के हर कोठे में गया और हर कोठे वाले से मैंने बात की, तो उपन्यास हिट हो गया। तो मैं जब भी, अब जिस उपन्यास पर मुझे के बिल्डर का फाउंडेशन का व्यास सम्मान मिला, देखिए आपको मैं अच्छी तरह से बता दूं, इतिहास में आलोचकों में मुझे कोई नहीं जानता और पुरस्कारों में भी मुझे कोई नहीं जानता। मैं तो इंदौर जैसे शहर में बैठ करके सारस्वत साधना कर रहा हूँ। तो और एक बात बता दो, आप कहेंगे कि मैं बुराई कर रहा, ये बुराई नहीं, ये इतिहास की सच्चाई है, आलोचना है। जितने भी व्यास पुरस्कार मिले सब दिल्ली वालों को मिले। दिल्ली में एक गुट है, उस गुट का नेता नामवर सिंह था, उस गुट का नेता तिवारी जी हैं वो।
तो वहां गुटबाजी है। और नामवर सिंह ने जेएनयू में किसी वैज्ञानिक को जेएनयू ने प्रोड्यूस नहीं किया, कोई बड़ा साहित्यकार जेएनयू ने नहीं दिया, कोई बड़ा समाजशास्त्री नहीं दिया, तो उन्होंने एक गुंडा दिया, लड़का जो कि नेता बन गया, और जिसे वामपंथियों ने अपने सिर पर लेके खूब उछाला कि भारत तेरे टुकड़े कर देंगे 1000। ये स्थिति है। तो जब मुझे नामवर सिंह से तो एक बार मेरी मुलाकात हुई, मैंने किताबें दी, मैंने कहा जरा इन पर भी नजरें इनायत करिए। तो कहने लगा आपको कौन जाने। अब आप क्षमा करेंगे, मैं आलोचना कर रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ के अग्रवाल जी छोटे मोटे साहित्यकार थे। हर आदमी चाहता है कि नामवर सिंह का हाथ हमारे सिर पर रखा जाए और हम चर्चित हो। तो वो मिलने गए, तो आइए आइए बैठिए, क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बोले मैं अभी आया। अब वो अंदर चले गए। 2 घंटे तक उस बेचारे साहित्यकार को बिठाए रखा, उनका अपमान किया। कोई भी अच्छा साहित्यकार दूसरे साहित्यकार का अपमान नहीं करता। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बैठिए, उनसे बातचीत करिए, चाय पानी पिलाइए और उनसे कहिए भाई मैं जरा व्यस्त हूँ, आप अभी मुझे क्षमा करेंगे, आप 2 दिन बाद 3 बजे बाद मुझसे मिलने आएंगे। यदि एक साहित्यकार अच्छा व्यक्ति नहीं है, मैं उससे साहित्यकार नहीं मानता, वो अच्छा साहित्यकार नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। तो मेरे को कौन पहचानता है दिल्ली में। और व्यास जैसा सम्मान, कितना बड़ा सम्मान है ये, पद्मश्री से भी बड़ा है। पद्मश्री में और सरकारी सम्मानों में तो रिकमेंडेशन चलती है, मुख्यमंत्री की, एमपी की, एमएलए की, बड़े बड़े दादाओं की रिकमेंडेशन चलती है, और तब उनको दिया जाता है। के बिरला में कहीं रिकमेंडेशन। यानी मुझे सभी ने कहा कि बिरला फाउंडेशन, यानी आपको आश्चर्य होगा कि जब मुझे व्यास सम्मान मिला तो धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा बहन भारती ने मुझे चिट्ठी लिखी कि पधारे जी, जब भारती जी को व्यास सम्मान मिला तो मेरा खुशी होना स्वाभाविक था, पर जब मेरे प्रिय लेखक शरद पगारे को उपन्यास मिला जिनकी कहानियां पढ़ करके मैं बड़ी हुई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको तो बधाई, परंतु व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन को इसलिए बधाई कि उन्होंने निष्पक्ष होकर के साहित्य के स्टैंडर्ड को बनाए रखा। अब इससे बड़ी बधाई और क्या हो सकती है। और वो पाटलिपुत्र की साम्राज्य पद मिला। यानी मुझे आश्चर्य इसलिए होता है कि आप अशोक को महान कहते हैं और दूसरी तरफ आप कहते कि माता प्रथमो गुरु। तो बेटे को महानता के गुण किसने दिए, इसके बारे में आप कुछ नहीं लिखते। आप तो चयन करते हैं कि किसको हाईलाइट करने से हमारी तारीफ होगी। तो मैंने इतिहास में रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में मुझे जो जानकारी मिली वो टुकड़े टुकड़े में 4 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं। पहला पैराग्राफ कि धर्मा अशोक की माँ चंपा के एक दरिद्री गरीबरी महान की अलौकिक या दैवी सौंदर्य की कामना। बाप का नाम नहीं, माँ का नाम नहीं, वो चंपा में कहाँ रहती थी ये भी नहीं। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन मिली कि वो उसे बिंदुसार को दे आया, सम्राट चंद्रगुप्त के बेटे को। तीसरी इंफॉर्मेशन मिली कि उसे रनिवास में भेज दिया गया। रनिवास में उस दिनों 50 पटरानियां थी, एक का भी नाम नहीं।
श्रीनिवास की किसी पटरानी ने उसको देखा, ये कल्पना है, तो उसके सौंदर्य को देख के वो डर गई कि ये तो हमारी छुट्टी कर देगी। तो उसने कहा कि इसको, ये उसमें नहीं लिखा, ये कल्पना से कह रहा हूं, कि इसे वो नाइन के पास दे आओ, ये मालिश करना सीखेगी और हमारे बच्चों की मालिश करेगी। नाइन के वहां चली गई है। अब यहाँ भी कुछ नहीं है, ये मैंने लिखा है कि नाइन के चरणों में गिर करके वो रोने लगी। तो नाइन कहती है कि तेरा सौंदर्य तो उर्वशी और स्वर्ग की अप्सराओं से प्रतिस्पर्धा करता है, तू यह नाइन बनने कैसे आ गई? तो वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे मालिश की मदद से साम्राज्ञी बनाऊंगी। अगली इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो मालिश करने गई, मालिश करते करते वो रोने लगी, ये इतिहास में है। तो उसके आंसू उनकी बॉडी पर गिरे, तो उठ के बैठ गए, बोले रो क्यों रही हो? बोले हम तो मौर्य वंशजा बनने आए थे, मौर्य सम्राटों के बच्चों की माँ बनने आए थे और हमें नाइन बना दिया गया। तो कहते हैं कि एक शूद्रा, एक मालिश करने वाली क्षत्रिय मौर्यों के बच्चों की माँ कैसे बनती है, बन सकती है? तो उसने फिर बताया और फिर वो साम्राज्ञी बनी, उससे अशोक पैदा हुआ। अब इतने सारे गैप है, इतने सारे शून्य हैं, नाम नहीं है, उसके बाप का नाम नहीं है, 16 पटरानियों के नाम नहीं है, नाइन का नाम नहीं है। और मैं खुद तर्क करता हूं कि जब उसे अंदर भेजा होगा तो बिंदुसार ने जब सारा काम खत्म कर लिया होगा तो अंदर जाके पूछा होगा कि भाई वो भाई भेजिए वो कहाँ है? आप बाजार जाते हैं, मिठाई लाते हैं, अंदर भेजते हैं, थोड़ी देर बाद जाके पूछते हैं कि भाई वो मिठाई है वो कहाँ है, बच्चों को खिलाई कि नहीं, थोड़ी सी हमको भी चखा दो। तो ये गैप है, ये शून्य है। तो ऐसा क्या हुआ कि बिंदुसार ने पूछा ही नहीं कि वो लड़की हमने भेजी थी वो कहाँ है? तब मैंने इतिहास से घटना को चुराया। वो कैसे चुराया? यानी जो गैप है, समय का जो शून्य है, उस शून्य को मैंने भरा। तो कैसे कि भद्रबाहु, ये ऐतिहासिक पात्र है, जैनियों का। भद्रबाहु पाटलिपुत्र में प्रवचन देने आए थे जैनी, और वे पैलेस के सप्तखंडी प्रासाद के सामने से निकल रहे थे। तो वहां प्रहरे पर एक सैनिक भाला लेके खड़ा था। उसको पता लगा था कि अभी सम्राट जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा भाई सड़क खाली करो। आज भी होता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आते हैं तो लोगों को भगाया जाता है, हटो 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 हटो, सड़क खाली करो, सड़क खाली करो। तो वो प्रहरी कहता है, हे पंडित साधु, सड़क खाली कर। उनके पीछे उनके भक्तगण भी थे, काफी लोग थे। तो वो खड़े हो जाते हैं, सीने पर दोनों हाथ रख के मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं। चेहरे पर एक तेज है, शांति है, आत्मा की शांति उनके मुख पर झलक रही थी। और वो खड़े होकर खाली उसको देखते हैं मुस्कुराते हुए। तो भाला उठाए, बोले हटो। अब ये फिल्मी दृश्य है और चंद्रगुप्त की एंट्री होती है। 1 मिनट में वो देखता है कि एक दिव्य तेजस्वी साधु खड़ा हुआ और सैनिक उसे मेरे लिए हटाने के लिए भाला उठाए हुए है। वो दौड़ के जाते, बोले सैनिक ठहरो। उसका हाथ वहीं के वहीं रुक जाता है। फिल्मी दृश्य देखी, वहीं के वहीं रुक गया और वो सीढ़ियां से उतर करके भद्रबाहु के चरणों में गिरते हैं और प्रणाम करते हैं। किस मूर्ख के लिए
अविनय के लिए मैं आपसे क्षमा मांग। चंद्रबाहु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राजन, अपनी ध्येय के लिए, अपनी कीर्ति के लिए तुमने बहुत कुछ प्राप्त, पर आत्मा के लिए क्या प्राप्त? ये वैराग्य का एक बीज चंद्रगुप्त की आत्मा में भद्रबाहु हो जाता है। और अब तो यहाँ गैप है कि वो जो धर्मा है इस घटना के बाद आती है, कई दिनों बाद आती है, पहले नहीं आती। तो वो रोज उनके प्रवचन सुनने जाते। सारे नगर के जितने भी जैन थे और जितने भी आत्मा में, परमात्मा में, मृत्यु में, जीवन में विश्वास करने वाले थे, वो सब वहां आते हैं। उनके प्रवचन से चंद्रगुप्त के मन में वैराग्य पैदा होता है। ये इतिहास में उनका काम पाटलिपुत्र में समाप्त हो जाता है। वो तो पैदल सारे देश में घूमते हैं, आज भी जैन साधु पैदल घूमते हैं, श्रमण लोग हैं। तो कहते हैं कि संघ दक्षिण के लिए विहार करे। चंद्रगुप्त जी उनके साथ जाने लगते। वो दक्षिण में श्रवण बेलगोला में वो प्रवचन देते हैं। चंद्रगुप्त वहां रहता है उन्हीं के साथ में, और वहां एक पहाड़ी के ऊपर उसकी मृत्यु होती है। आज भी उस पहाड़ी का नाम चंद्र पहाड़ी है। तो जिस समय वो उनके पीछे पीछे पैदल जा रहा है, उस समय धर्मा की एंट्री होती है, अंदर जाती है। तो एक दास आकर के कहता है बिंदुसार को कि स्वामी, प्रभु तो भद्रबाहु संत के साथ में जा रहे हैं, उन्होंने तो हमको आपको कुछ भी नहीं कहा। तो बिंदुसार दौड़ करके उनके पीछे पीछे जाता है। बोले, पिताश्री आप ये क्या कर रहे हैं? आप उत्तराधिकारी तो नियुक्त करिए। तो वो पलट के कहते हैं भद्रबाहु कि युवराज, इनके जीवन में सत्य का प्रकाश आया, अतः इन्हें मत रोको। तो चंद्रगुप्त के पीछे पीछे बिंदुसार भी आता है उनको मनाने के लिए। अब देखिए फिर यहाँ रूट ढूंढना पड़ता। तो क्योंकि दक्षिण जाने के लिए कौन से रास्ते से गए हो, तो रूट मैंने ट्रेस किया। मैं आपको बड़ा मोटा मोटा दृश्य देता हूँ। पाटलिपुत्र से काशी, वाराणसी, वाराणसी से विदिशा, विदिशा से उज्जैनी, उज्जैनी से माहिष्मती, और माहिष्मती में नर्मदा पार करके दक्षिण। तो बिंदुसार महेश्वर तक, माहिष्मती तक आता कि आप चलिए, आप चलिए, आपके बिना ये राज्य कैसे चलेगा। तब फिर वहां उन्हें भद्रबाहु और चंद्रगुप्त दोनों कहते हैं कि बेटा अब आप वापस जाइए और आप शासन को संभालिए, आप राज्य को संभालिए और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करिए। तो वो आता है और तब यहाँ एंट्री होती है धर्मा से उसकी मुलाकात की। और वो नाइन कहती है कि बेटी, तेरे को मैं ऐसे टिप्स दूंगी कि जिससे राजा तेरे को रानी बनाए, तेरे को साम्राज्ञी बनवा दे। मालिश भी एक विज्ञान है। कौन सी नस को दबाएंगे तो आपकी वासना मर जाएगी, कौन सी नस को दबाएंगे तो आपकी वासना बढ़ जाएगी। ये भी एक विज्ञान है आपके शरीर की। और वो एंट्री होती है, मालिश करती है, साम्राज्ञी बनती है, उससे अशुभ पैदा होता है। तो ऐसे पात्र मैंने खोजा। बेगम जैनब, यहाँ भी मैंने वो रोमांस का तड़का, वो जब अपनी मौसी को मिलने के लिए जाता है सालिया बेगम को, तो वो नदी किनारे से होके पीछे से बगीचे में एंट्री करता। वहाँ उसके मौसी के यहाँ काम करने वाली दासियां बगीचे में घूम रही थी। अब देखिए मौसम का कैसा पता लगता है। उनमें ये बोला, ये
बेगम जैनाबादी भी थी। तो एक पेड़ के ऊपर एक सांप थी आधी पकी हुई, तो उसे देखती है, अब पता लग जाता है कि भाई जून का समय था, और वो उछल करके उस सांप को तोड़ती है। तो सौंदर्य का तड़का, उसके उछलने से उसकी घाघरी घूमती है, और घूमने पर उसकी पुष्ट गोरी गुलाबी जंघाओं की बिजली औरंगजेब के दिल पे गिर पड़ी। ये रोमांस खत्म। और तब वो बेगम जैनाबादी को, तो मुगल लोग क्या करते थे, जो स्त्री जिस गांव की होती थी उसी गांव के नाम पर उसका नाम रखते थे। जैसे अकबर ने आमेर की राजकुमारी से शादी, बेगम जोधाबाई, वो जोधपुर की थी, तो जैनाबादी जैनाबाद की थी, तो ये ऐसे नाम थे। तो इसके ऊपर फिर मैंने पूरा उपन्यास। और अभी आपको आश्चर्य होगा, जो मेरा नया उपन्यास गया है भगवान बुद्ध, जनपद कल्याणी आम्रपाली का था। अगले आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने आम्रपाली को नगरवधु कहा है। नगरवधु का मतलब तो है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसके कोठे पर जाके आम्रपाली की रात खरीद सकता हूँ। ऐसा नहीं था, न वो नगरवधु नहीं थी, वो जनपद कल्याणी थी। वो वैशाली की गण नर्तकी थी, जिसका चयन कंपटीशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, जो नृत्य संगीत गायन वादन अपने व्यवहार आदि में कुशल हो। और ये वो अकेली नहीं थी। पाली ग्रंथों में मुझे 3 राजनर्तकियों का पता लगा। एक शालवती थी मगध में, राजगृह में, जिसका उल्लेख कामायनीकार ने किया। दूसरी उज्जैनी में थी पद्मावती, चंड प्रद्योत के यहाँ पद्मावती। तो उज्जैन के क्यूरेटर सखा दीक्षित ने, जो उज्जैन के ऊपर जब एक किताब लिखी वैदिक काल से लेकर के ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी, उन्होंने उसमें पद्मावती नाम की राजनर्तकी को खोज निकाला। चूंकि मैं इतिहास का हूँ, तो उज्जैनी मैंने खरीदी थी, 5 रुपए की थी। उसको मैंने बड़ी संभाल के रखा है। आपको खुशी होगी, आश्चर्य होगा, मेरे करीब करीब 1800 इतिहास की और साहित्य की किताबें हैं। मुझे जैनेन्द्र कुमार मुझे अपना मानस पुत्र कहते थे। उन्होंने मुझे अपने सुनीता ऑटोग्राफ दिए हैं, अमृतलाल नागर ने मानस के अंश दिए हैं, शरद के ऊपर विष्णु प्रभाकर ने हमारा मसीहा दिया हुआ। तो तो ये वो पद्मावती को उसने खोज देखा। और पाली ग्रंथों में मागंधिया थी उदयन के यहाँ कौशाम्बी। और आपको आश्चर्य होगा कि भगवान बुद्ध के महत्व को ऊंचा उठाने के लिए पाली ग्रंथों ने लिखा है कि वो रूप गर्विता थी, शब्द पर ध्यान, प्रणय निवेदन करने के लिए बुद्ध के पास गई। और वो प्रवचन चल रहा था तो भीड़ में पीछे खड़ी हो गई। तो उसने अपने दास को कहा कि बोलो कि मैं आई हूँ और मेरे बैठने की व्यवस्था की जाए। तो आनंद ने कहा कि बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ जहाँ जगह में। वो खड़ी रही, सीने पर दोनों हाथ रख के, चेहरे पर उसके गर्व था अपने कि मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूँ। भगवान बुद्ध की दृष्टि अचानक उस पर पड़ी, समझ गए ये रूप गर्विता चाहती है कि उसे उसकी योग्यता और उसके पद के अनुरूप पद मिले। तब वो कहते हैं आनंद, देवी को लाओ। देवी को आगे बिठाया जाता है, प्रवचन फिर शुरू हो जाता है। लोग एकाग्र चित्त से प्रवचन सुन रहे हैं आत्मा की मुक्ति के लिए, और वो देख रही है कि क्या व्यक्तित्व है, उसके मन की वासना उत्तेजित होती है। बुद्ध का क्या व्यक्तित्व है, गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, सुतवाता, चौड़े कंधे। और बुद्ध अपने मगन प्रवचन खत्म होता है,
बुद्ध कुटिया में जाते, वो खड़ी होकर दौड़ कर उनके पीछे जाती, दरवाजा बंद कर देती। तो जितने भी आनंद और जितने भी शिष्य थे चौंक पड़ते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है। वो अंदर जाती है, खड़ी हो जाती है, सीने पर दोनों हाथ रखते हैं, ताकि कर रहे हैं। भगवान बुद्ध धीर पर आसन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कहती है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ काया प्रवेश देखिए। बुद्ध मुस्कुराते हैं, ये बुद्ध नाम नहीं ले रही है, ये सन्यासी बनने के पहले का नाम है। तो पलट के खड़े होते हैं, वे कहो देवी क्या बात है। तो देखिए, मैं जैसा देखता हूँ आपको दिखा रहा हूँ। उसकी आंखों से, मागंदिया की आंखों से वासना की लहरें निकलती है, जो भगवान बुद्ध की देह से टकराती। यहाँ मैं कैलकुलेट, यहाँ उसका विश्लेषण करता हूँ। भगवान भी पहले मनुष्य हुए, अगर वो अवतार लेता है, भगवान बाद में। तो बुद्ध पहले मनुष्य था, बाद में बुद्ध और तथागत देव भगवान बना। तो एक क्षण के लिए, क्षणार्ध के लिए उनका मन विचलित होता, तो वे आंखें बंद करके चित्त की वृत्तियों को खींचते हैं। खींचने से संयम आ जाता, संयम से चेहरे पर तेज आ जाता। वो कहते हैं, देवी यही सब करना होता, हम यशोधरा को क्यों छोड़ा। तो मैं वापिस आता हूँ, उसके काया में प्रवेश करता हूँ, और ये वो कहती है, अब दो थी, एक क्षमा मांगे, और ये रूप गर्विता को सहन नहीं होगा। तब वो कहे कि सिद्धार्थ यशोधरा यशोधरा है, उसके आप प्रेमी है, अब मांगन दिया जिसकी एक झलक पाने के लिए मेरे राज नृत्य के प्रसाद के सामने सैकड़ों लोग आधी रात तक खड़े रहते। ये दृश्य मैंने क्रिएट किया, आपको भी दिखाई दे रहा। तो मित्रों, साहित्य और साहित्य में इतिहास अनंत है, अनंत पात्र है, कथा अनंत, पात्र अनंत, पात्रों की काया में प्रवेश कर उन्हें जीवंत करना। एक काम मैंने और किया है जो इतिहास पे किसी ने नहीं किया, कि भगवान बुद्ध कपिल वस्तु जाते हैं, उन्हें उनके पिता संदेश भेजते हैं कि तुम दुनिया को मोक्ष दे रहे हो, और हमने क्या ऐसी गलती है कि आप यहाँ नहीं आए। तो कपिल वस्तु जाते हैं, और जब वो मिलते हैं तो देखते हैं कि पिता वृद्ध हो गए, सारे बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, पुत्र वियोग में उनके चेहरे का दिव्य तेज समाप्त हो गई। माँ को मिलते हैं, गौतमी को, जो उनकी माँ माया की बहन थी, जिसने बुद्ध को पाला था, और इसलिए बच्चों को जन्म नहीं दिया कि मेरी ममता और वात्सल्य बढ़ जाएगा। गौतमी की वजह से बुद्ध को गौतम कहा गया। तो गौतमी को देखते हैं तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि जिस बच्चे को मैंने पाला आज कितना बड़ा भगवान बन गया है। फिर वो आगे बढ़ के यशोधरा को मिलते हैं, तो मैं यशोधरा बना। यशोधरा की आंखें कहती हैं कि आप तो भगवान बन गए मुझे छोड़ करके, और मैं कौन हूँ, कुंवारी हूँ, विधवा हूँ, शादीशुदा हूँ, हे भगवान मुझे बताइए मेरी क्या हैसियत है। आपका बेटा राहुल जब मुझसे आपके बारे में पूछता है तो मैं क्या उत्तर दूं। आप बड़े भारी लेखक हैं, आप यानी इस प्रकार के व्याख्यानमाला का संचालन करते हैं,
आप मुझे बताइए ये दृश्य सही और जीवंत है कि? और वो बच्चा 8-9 साल का आश्चर्य में निगाहों से देखता है कि ये भगवान मेरे पिता हैं। ऐसे दृश्य मैंने अपने उपन्यासों में क्रिएट कर लिया। तो मित्रों, इतिहास तो में अनेक मोती हीरे पड़े हुए हैं, उनको खोजना है। साहित्य के काल्पनिक यथार्थ के साथ इतिहास के पात्रों का, घटनाओं का समन्वय करना है और साहित्य के सौंदर्य को, यथार्थ को उसमें पिरो करके उन घटनाओं पर कहानी लिखना है। कहानी की अपनी मांग है, उसको आपको ध्यान में रखना है और आपको इस बार में हमेशा सजग रहना है कि आप इतिहास नहीं लिख रहे हैं, न साहित्य लिख रहे हैं। इतिहास साहित्य पर हावी न हो और साहित्य इतिहास पर हावी नहीं, दोनों में एक संतुलन हो और उस संतुलन में रोमांस का तड़का हो। नारियों के अपने आम्रपाली के, यशोधरा के और मागंधिया के सौंदर्य का वर्णन हो, क्योंकि ये सारी चीज आपको प्रसन्नता होगी कि गुलारा बेगम मराठी, गुजराती, उर्दू, मलयालम में प्रकाशित हुई, अभी पंजाबी में हुई और उसका 11वां संस्करण राजकमल ने प्रकाशित किया। मुझे एक ने प्रश्न पूछा था कि आपको आपके किताबों के बेचने की कोई समस्या तो नहीं आती? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मेरे उपन्यास जो है पाठक की आत्मा के और कल्पना के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जैसा मैं देखता हूँ वो भी उपन्यास को पढ़ते वक्त वैसा ही देखते हैं। उनके सामने वो चरित्र, वो पात्र, वो घटनाएं, वो सौंदर्य, वो रोमांस जीवित हो जाता है। धन्यवाद, मैंने आपका बहुत समय लिया और आपने बड़ी शांति से ऐतिहासिक उपन्यास की रचना प्रक्रिया को सुना। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। विशेष करके गंगा कावेरी का आपने साहित्य के माध्यम से उत्तर को दक्षिण से जोड़ा है, इसलिए आप प्रण में है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1 घंटे से अधिक समय हुआ है और आपने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना प्रक्रिया पर इतने विस्तार से बातें की हैं, इतना सुंदर व्याख्यान आपने प्रस्तुत किया है। हम इसके लिए आपके प्रति बहुत आभारी हैं। एक ऐतिहासिक उपन्यास किस तरह लिखा जाता है, उपन्यास की रचना प्रक्रिया और फिर ऐतिहासिक उपन्यास की रचना प्रक्रिया किस तरह से गहन अनुसंधान के बाद इतिहास के उन तथ्यों को तलाशना और फिर शून्य को भरना, चाहे वो गुलारा बेगम की रचना प्रक्रिया हो, चाहे वो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जिस पर आपको व्यास सम्मान मिला, चाहे वो हो, चाहे गंधर्व सेन हो या बेगम जैनाबादी हो, या अभी ये सूचना मुझे प्राप्त हुई कि महात्मा बुद्ध पर आपका उपन्यास प्रकाश्य है। तो ढेर सारी बातें आपने, कथानक किस तरह आप ने लिया है इन उपन्यासों में और उसमें वर्णन शैली आपकी किस तरह रही है, आप किस तरह से उसमें रोमांस और जो यथा तथ्यता है, इतिहास को विषय बनाकर उपन्यास लिखना एक तरह से तलवार के धार पर चलने के समान होता है। एक तरफ तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो आलोचना करने में जुट जाते हैं कि आपने इतिहास के स्वरूप को कुछ बदल दिया है, ऐसा तथ्य नहीं है, कई बहसें होती हैं। लेकिन गहन अनुसंधान जब होता है एक साहित्यकार का, तो वो उसके पास एक माकूल जवाब होता है चीजों का, और साहित्यकार के पास वो स्पेस जो कल्पना का है, सृजन का है, वो तो रहता ही है, क्योंकि वो इतिहास नहीं लिख रहा है, वो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित साहित्य लिख रहा है।
तो सर हम आपको प्रणाम करते हैं और हमारे साथ जो देश के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई शोधार्थी और विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर प्रस्तुत विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके आज के आदरणीय शरद पगारे जी से आप पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 90 साल के हैं और 90 साल में मतलब कल्पना करना मुश्किल होता है कि आपकी स्मृति इतनी अच्छी है, एक एक बात को इतने पुष्ट संदर्भों के साथ आपने रखा है। आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ, सक्रिय और निरोगी जीवन ऐसे जिएं, यह बारंबार ईश्वर से प्रार्थना है। मैं अपने प्रतिभागी साथियों तिवारी जी जी मैं कुछ सर का जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान और जिसकी इतने वरिष्ठ होने पर भी जो सभी सारी बातों को याद करके उन्होंने ऐतिहासिक जो बातों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसके साथ आपने जो एक उन्होंने एक घटना बताई जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु जो जैन संत है या मुनि है, उनके साथ उत्तर से जो दक्षिण आते हैं, दक्षिण आकर के यहाँ पर जो जिस जगह का नाम इन्होंने उल्लेख किया श्रवण बेलगोला, वो मेरा ही जन्म स्थान है, मेरा पैतृक गांव है। वहां पर एक बड़ी बाहुबली की मूर्ति है, 135 माने 1035 साल पुरानी मूर्ति है। और वहां पर जिन्होंने सर ने उल्लेख किया, पहाड़ चंद्रगिरी है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर चंद्रगिरी पड़ा है, और वहां पर भद्रबाहु मुनि की गुफा है। यह सभी क्या है, ऐतिहासिक उल्लेख वहां पर आधार के रूप में वहां पर प्रस्तुत है। तो इन्होंने जिसकी हमें ये 1 घंटा होने पर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि 1 घंटा हो चुका है, हम और भी लगातार सुनना चाह रहे थे, फिर भी समय की कमी की वजह से इन्होंने एक अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना प्रक्रिया के संदर्भ में इन्होंने अपनी बातें रखी। तो इसके साथ में ये जो श्रवण बेलगोला जो उसका उल्लेख हुआ है, इसीलिए मैंने इसको और भी उल्लेख करना चाहा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ही डॉक्टर मंजुनाथ आपसे संपर्क किया था, आपको डिस्टर्ब किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके जो इस सुंदर व्याख्यान के लिए। धन्यवाद जी। आपने ये महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित किया कि श्रवण बेलगोला आपका जन्म स्थान है, और अभी वक्तव्य में आदरणीय पगारे जी ने वो उल्लेख किया है कि किस तरह से वहाँ उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, वो बात आपने भी बताई। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल, पूछिए। नहीं पूछना तो नहीं है। शरद जी प्रणाम। मैं प्रोफेसर लता चौहान बैंगलोर से बोल रही हूँ, और मैं खंडवा से ही हूँ सर। आपने आज याद दिलाई बुरहानपुर की, और वो सारी जगहें देखी है मैंने जिनका जिक्र आप कर रहे थे, और खंडवा से ही मैंने पढ़ाई की है, तो आपको सादर नमन करती हूँ। इंदौर मेरा आना जाना है, और आपकी जो जानकारी थी बुरहानपुर के बारे में, तो वो गांव और वो सारी जगहें जिनका नाम आपने आज लिया वो मैंने देखी हैं, और पूरी यादें मेरे दिमाग में फिर से आ गई। तो आपको बहुत नमन है इस बात के लिए। और मंजुनाथ जी और उनके जो साथी हैं वो इतने अच्छे हीरे ढूंढ कर लाते हैं हमारे लिए, इतिहास के साथ साहित्य को जोड़कर, तो उनको भी मेरा साधुवाद है। और बहुत बहुत प्रणाम सर आपको एक बार फिर से, और सभी को बहुत नमस्कार। मैं पूछने की कोई जरूरत नहीं कर सकती क्योंकि आपके सामने नहीं पूछिए आप। नहीं मन में कोई शंका लेकर के घर मत जाइए। नहीं, शंका नहीं है। मैं इस समय यात्रा में हूँ, और कार में बैठ करके आपका पूरा 1 घंटे का व्याख्यान मैंने सुना,
तो मैं रोक नहीं पाई, मुझे जितना भी लिंक मिल रहा था मैं उसमें बिल्कुल व्यस्त थी और मैंने कहा कि नहीं, मुझे सुनना ही है। तो अभी भी रास्ते में ही हूँ और बस आपको नमन करती हूँ, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद लता जी। सर और सर आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ हाँ जी, पगारे जी, विपिन राम पगारे जी, आपका स्वागत है जी, पूछिए। मैं सर को प्रणाम करता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी माँ का नाम मुरा था, इसलिए वो मौर्य कहलाते थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का वंश क्या था, ये किस वंश के थे? देखिए, मेरा उद्देश्य चंद्रगुप्त के मौर्य का वंश का खोज करना नहीं है। मेरी कथा की नायिका है धर्मा, तो मेरा सारा उपन्यास धर्मा के ऊपर केंद्रित है। और जहां तक मौर्य शब्द का उपयोग है, इतिहास में इस पर अनेक मतांतर है। एक कहते हैं कि उनकी माँ मुरा नाम की दासी थी, और दूसरे उपन्यास कहते हैं कि पाटलिपुत्र के जंगलों में मौर्यों का आधिक्य था, मोरों का आधिक्य था। और चूंकि वो वहां के रहने वाले थे, इसलिए मोरों पर से उनका मौर्य सरनेम बना। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब स्पीकर किसी विषय पर बोलता है तो एक विषय की थीसिस के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होता है। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के ऊपर लिखता, यहाँ जन्म का कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य को उपयोग मैंने गैप भरने के लिए किया है कि वो जब बिंदुसार धर्मा को रनिवास में भेजता है और उसे नाइन बना दिया जाता है, तो वो जो गैप है वो कहाँ गया? उसने अंदर जाके पूछा कि नहीं कि वो लड़की हमने भेजी थी वो कहाँ है? तो वहां चंद्रगुप्त को मैंने इसलिए एंटर किया कि वो कहानी को आगे बढ़ाता, कि वो एंटर होकर के जैसे ही भद्रबाहु पर सैनिक को अस्त्र उठाते देखता है तो नाराज होता है। और वो भद्रबाहु के दिव्य व्यक्तित्व, उनके तेज, उनकी गरिमा, उनके ज्ञान, उनके वैराग्य से प्रभावित होकर के वो जा करके चरण छू करके क्षमा मांगता है सैनिक के लिए कि उसने जो अभिनय किया उसके लिए मैं क्षमा हूँ। तो यहाँ कहानी को बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त का उपयोग किया गया। उसके बाद चंद्रगुप्त नहीं आता। दक्षिण भद्रबाहु चले जाने के बाद चंद्रगुप्त का कोई काम ही नहीं है। पूरी कहानी वापिस आती है और धर्मा के ऊपर केंद्रित होती है। और धर्मा बिंदुसार भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि उसके बाद बिंदुसार का कोई उपयोग ही नहीं होता। कहानी धर्मा को लेके आगे बढ़ती। धर्मा की 3 शैलियां भी मैंने उसमें क्रिएट की है। हर शैली का भाग्य अलग, वो साम्राज्ञी बनती है। दूसरी शैली के पिता जो है वो एक बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, चाणक्य का शिष्य था। वो अपने पिता के कहने पर विवाह करती है। और तीसरी शैली एक लड़के के साथ भाग जाती है, प्रेम विवाह करती है, और बाद में वो वैश्य बनती है। क्योंकि चाणक्य ने वैश्यालय का भी वर्णन किया है। उसने तो यहाँ तक लिखा है कि गृहस्थ नारी भी आमदनी के लिए थोड़े दिन वैश्यालय जा करके वापिस अपने घर में आ सकती है और घर वाले उसे स्वीकार करते। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नारी का सेक्स जो है वो आमदनी का जरिया भी है। तो ये इसकी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहानी का पात्र कौन है, मुख्य पात्र कौन है। कहानी का मुख्य पात्र धर्मा है। पूरी कहानी उसके आसपास घूमती है। मुझे चंद्रगुप्त के ऊपर अगर मैं लिखता तो फिर मैं अलग से खोज करता, और चंद्रगुप्त के ऊपर इतना लिखा गया है कि वो उपन्यास का पात्र मैं उसे नहीं समझता। आप क्षमा करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी का जो मूल पक्ष है, जो धर्मा केंद्रित है, वो एक तरह से नायिका प्रधान उपन्यास है। और उसमें धर्मा का जो कौशल है, जो त्याग है, जो अशोक को गढ़ता है और अशोक किस तरह से सम्राट बनता है,
उसकी पूरी कथा है उसमें। और हमारे प्रतिभागी साथी जो हम जुड़े हुए हैं, अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना प्रक्रिया पर वक्तव्य दे रहे थे प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध साहित्यकार, कथाकार आदरणीय शरद पगारे जी। और उन्होंने एक बृहत्तर संदर्भों को लेकर उन्होंने ढेर सारी बातें आज की हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए उन्होंने शुरू में ही एक मार्गदर्शन दिया कि अगर ये प्रिंट फॉर्म में भी आएगा, ये व्याख्यान श्रृंखला जो चल रही है, तो यह अब अधिक उपादेय होगा, बाद में भी इसका संरक्षण किया जा सकेगा। और उस पर तो मैं आदरणीय को सूचना के लिए यह अवगत करा दूं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। एक तो डॉक्यूमेंट ये यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, दूसरा इसका मुद्रित रूप भी हमारी योजना है कि इसको हम पुस्तकाकार लाएंगे जितने व्याख्यान हो रहे हैं। तो आपका यह जो उत्तम सुझाव मिला है, हम इसके लिए आपके प्रति आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और भी हमारे प्रतिभागी साथी, हम एक प्रश्न ले सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अन्यथा समय अधिक हो गया है तो मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलता हूं। किसी भी प्रतिभागी साथी के अगर कोई प्रश्न है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर को सादर प्रणाम। सर मेरा प्रश्न ये है। हाँ राजकुमार यादव, पूछिए। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप इतिहास से पीएचडी कर रहे थे, उस समय इतिहास से साहित्य में जाने पर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा कुछ? और आवाज नहीं आ रही है। ये हाँ, राजकुमार यादव जी ये लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में विद्यार्थी हैं, ये परिश्रमी विद्यार्थी हैं। इनका प्रश्न यह है कि आपने इतिहास विषय में अध्ययन किया, पीएचडी का शोध कार्य किया और बाद में आप साहित्य के क्षेत्र में गए, तो आपको कठिनाई का सामना तो करना पड़ा होगा, ये प्रश्न है। नहीं, कठिनाई का सामना इसलिए नहीं करना पड़ रहा है कि मैं बचपन से साहित्य से जुड़ा था। मैंने बचपन से ही प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार और राजेंद्र यादव, चित्रा बंकल, और मैंने खुद ने भी अनैतिहासिक कहानियां लिखी। एक मुट्ठी ममता और दूसरा देवदास, और अब ये मेरा एक सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह है चंद्रमुखी का देवदास। तो साहित्य से में सृजन करने के साथ ही इतिहास में के पात्रों को साहित्य में लाना मेरे लिए परेशानी नहीं थी। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अमृतलाल नागर और आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा ने इतिहास के प्रसिद्ध पात्र उठाए जिनके बारे में इतिहास में प्रचुर सामग्री मिलती है। मानस कांड से तुलसीदास के लिए प्रचुर सामग्री साहित्य में मिलती है। इसी प्रकार से महाराजे सिंधिया और झांसी की रानी गरखुरहार और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वयम रक्षाम रावण को हीरो बना के लिखा गया। और मैंने ऐसे पात्र उठाए हैं जो इतिहास के अंधेरे में बैठे, अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी तुम डालो है इतिहास साहित्यकार वालों। गुलारा बेगम का नाम ही नहीं है, बिल्डिंग है। बेगम जैनाबादी और औरंगजेब की प्रेम कथा के बारे में सर जदुनाथ सरकार ने एनेक्डोट साहब औरंगजेब में 2 पेज की एक कहानी दे दी है। उसके बारे में भी नहीं कि वो कौन थी, कहाँ की थी, किसकी बेटी थी, वैश्या कैसे बनी, औरंगजेब के संपर्क में कैसे आई, गुलारा बेगम कैसे आई औरंगजेब के संपर्क में, वो वैश्या कैसे बनी, वो कितनी सुंदरी थी। राजधर्मा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ
कि 4 पैराग्राफ में धर्मा को निपटा दिया गया है। तो ऐसे गदर सेन में सरस्वती के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं। और आपके जैन आचार्यों ने उसके ऊपर कालकाचार्य कथानक पर बहुत सारी सामग्री लगी है। तो ऐसी पात्रों को उठाना ऐतिहासिक उपन्यास के नई जमीन तलाशी है। मेरा कोई पात्र इतिहास प्रसिद्ध नहीं है, मेरा कोई पात्र इतिहास का नायक नहीं है। अशोक के ऊपर भी उपन्यास लिखा है, अरे इनके ऊपर तो बहुत सामग्री है। मैंने तो एक नई जमीन तोड़ी है। एक यानी जैसे अपने अमृता लागर ने कहा कि आपने तो एक खोई हुई नायिका खोज निकाली और उसे इतिहास में और साहित्य में प्रतिष्ठित किया है। तो ये मेरे को परेशानी इसलिए नहीं हुई थी कि ईश्वर की और सरस्वती कृपा से मेरे दिमाग में, मेरे सब कॉन्शियस माइंड में एक बड़ा भारी यानी जिसको कहते हैं कि सोचने का, क्रिएट करने का मादा मुझे दिया है, सृजन का मादा दिया है। कभी कभी मुझे दिखाई देती है कि गुलारा खड़ी है, यानी जो मयूर रत्न था वो मेरे सामने दिखाई दिया, जब भी मैंने छम 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 ये एक सीन क्रिएट करना, आपको पता लगे कि उसने कैसे नृत्य किया, वो कैसे आई सामने आकर, और कैसे उसने आदाब की चारों उंगलियां जोड़ करके हुजूर को बांदी का आदाब, कमर झुका करके हुजूर इजाजत दे तो बांदी अपना नृत्य पेश करे। ये बांदी शब्द दो हाथों को जोड़ करके, अंगूठा रख करके, कमर झुका करके परमिशन मांगना, ये सारी चीजें इतिहास से मुझे मिली, क्योंकि मैं इतिहास का प्रोफेसर रहा हूँ। और इतिहास में आपको भी है, मेरे 1800 के साथ है इतिहास और साहित्य की। तो मैं जब लिखता नहीं तब पढ़ता हूँ, जब पढ़ता नहीं तब लिखता हूँ। और पहले मेरे दिमाग में, मेरे सब कॉन्शियस, आपके पास एक सब कॉन्शियस माइंड है जिसमें दुनिया भर का सौंदर्य, दुनिया भर का विद्वत्ता, दुनिया भर का ज्ञान, दुनिया भर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ये सब भरी हुई है। आपको उस सब कॉन्शियस माइंड को जगाना है, और जब आप जगाएंगे तो, और आप जब साहित्य की तरफ बढ़ेंगे तो सारी चीजें उस सब कॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो जाएंगी, सृजित हो जाएंगी। आपको खाली उनको देख करके लिखना भर है। आप एक मुंशी का, कलमकार का काम करते हैं, तो मुझे कठिनाई तो, हाँ कठिनाई शब्दों के उसमें आती है कि जैसे अब मागंदिया को प्रस्तुत करना है घमंडी औरत, तो घमंडी औरत को लिए उस युग के अनुरूप शब्द होना चाहिए। रूप गर्विता, यानी उसे अपने सौंदर्य का घमंड था। अब मैंने कितनी बड़ी बात बताई है जिस पर ध्यान नहीं दिया कि सेक्स भी जो है वो बेचने की चीज है, उससे पैसा पैदा किया जाता। और आपको आश्चर्य होगा, आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में गणिका के ऊपर पूरा अध्याय लिखा है, और उसमें यहाँ तक लिखा है कि एक ग्रस्त स्त्री परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए वैश्यालय में जाके कुछ समय के लिए ये सेक्स को बेच करके पैसा कमा करके लाके अपने परिवार का खर्चा चला सकती है। हमारे यहाँ तो हम, अगर कोई ऐसा होगा तो हम उस औरत को गोली मार देंगे। यानी समाज की लिबरलता, उदारता, यानी समाज कितना विकसित था, ये सारे अध्ययन से ही आता है मेरे मित्र। आपको आज मैं जब किसी विषय पर उपन्यास लिखता हूँ तो सारी किताबें खरीद करके पढ़ता हूँ। कहीं से बैग मारो और स्टील, अंग्रेजी में एक शब्द है कि आप मांगिए, खरीदिए या चुराइए,
ये भी आप कर सकते हैं। H.G. वेल्स से जब उनके मित्र मिलने के लिए गए तो उनकी लाइब्रेरी देख करके कहा कि भाई आपके पास तो बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, आपने तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो H.G. वेल्स ने हंसते हुए कहा, बोले मित्र इसमें से कई किताबें चुराई हुई है। तो इन्हें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कभी कभी चोरी भी करना पड़ता है। तो कभी कभी चोरी भी करना पड़ सकती है। ये तो आप आपने बोलिए। आपने एक युक्ति भी दे दी है कुछ लोगों को। कुछ लोग सर पुस्तकें ले जाते हैं, वापस नहीं करते हैं। इसके बारे में संस्कृत में एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि पुस्तकें लेखनी धारा परास्ते गता गता यद्यपि पुनरादेवता नष्टा भ्रष्टा च दूषिता। यदि आपने पुस्तक, लेखनी और धारा किसी को दे दी तो वो वापिस नहीं आती, और कभी वो दुर्भाग्य और सौभाग्य से आती है तो किताब नष्ट हो जाती है, लेखनी भ्रष्ट हो जाती है और नारी दूषित हो जाती है। तो आपका ऐतिहासिक उपन्यास के लेखन के लिए काफी अध्ययन होना चाहिए। अरे मैंने आपको बताया ना, शुरू में ही बताया कि यूरोपियन इतिहासकार तो इतना खुला लिखते हैं। वो लिखता है स्टीफन ज्विंग कि 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी मेरी एंटवाइन एक रशियन लड़के के सौंदर्य पर प्रभावित हो गई। अब राजकीय व्यवहार, आदाब इसकी इसकी परमिशन नहीं देते। स्टीफन ज्विंग लिखता है कि दे वेर स्टिल किसेस बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे चुम्बन छोड़ा। कितना जीवंत वर्णन है। मैं ऐसी चीजों को अपने उपन्यास में लाता हूं। अल्बर्टो मोदिया लिखता है कि एक लड़की पैसा कमाने के लिए एक वेश्या के यहाँ जाती, वो वेश्या ग्राहक को बुलाती है, तो लड़की कहती है कि चेस्टिटी के कितने पैसे मिलेंगे और सेक्स के कितने पैसे मिलेंगे। तो चाटा वो कहती है कि बेवकूफ, चेस्टी और सेक्स कोई अलग अलग है। तब वो लड़की चाकू उठा करके उसको मारती है। बोले मूर्ख औरत, तू क्या समझेगी चेस्टी क्या होती है और वो सेक्स क्या होता है। एक विधवा कुंवारी औरत पूरी जिंदगी अपनी चेस्टी के साथ बिता सकती है। आप पहले पढ़िए बड़े बड़े विद्वान लेखकों, और उन्होंने जब बारीक बातें साहित्य के बारे में, हिंदी का कोई भी लेखक, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, कोई भी ऐसा नहीं लिख सकता। प्रेमचंद ने भी नहीं लिखा है। गोदान में खाली वो लिखते हैं कि मेहता जी मालती को कंधे पे बिठा लेते, ये खाली उनका सेक्स वर्णन है। हाँ, जयेंद्र कुमार ने सुनीता बाई प्रेम लिखा है कि सुनीता नायिका है और वो शादीशुदा है। उसके पति का मित्र उसे उसको देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है। औरतें पुरुष के आंखों को देख करके उसके मन की हलचल को, उसके मन की भावनाओं को पहचान जाती है कि आदमी काम का है, परिवार में आने लायक है, या इस आदमी के मन में वासना का पाप है। तो लिखते हैं पहला मोड़, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कि वो एक हाथ में ले जाती है और सारे कपड़े उतार देती है और उसको कहती है कि तेरी औरत में और में क्या फर्क है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ। ऐसा कोई नहीं लिखेगा। ये जीवन की सच्चाई है। और सेक्स हमारे लिए वर्जित है, नारी देह हमारे लिए वर्जित, इसलिए हमारे उपन्यास कालजयी नहीं है। इसलिए हमारे उपन्यास के एक एक लाख के संस्करण नहीं छपते। अल्बर्टो मोदिया के उपन्यासों के ऊपर फिल्में बनी है, वुमेन ऑफ रोम, 2 वुमेन। तो हमारे लेखक यूरोपीय साहित्य का अध्ययन नहीं करते,
मैं खुलेआम कहता हूँ कि मैं तो अब मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में सारी किताबें हैं और खुलेआम करता हूँ कि मैं उनको पढ़ता हूँ, उनकी अच्छी बातों को अपने उपन्यास में लाता हूँ, तो वो उपन्यास जिंदा होता है। मनुष्य की कमजोरियों, मनुष्य की अच्छाइयों, मनुष्य की बुराइयों, ये ही उजागर करना साहित्य का काम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बेबाकी से आपने औपन्यासिक यथार्थ को और पाठकीयता के उत्स को रेखांकित किया है। ये जरूर है सर कि इधर इस तरह का जो बोल्ड लेखन है ये बहुत देखने में आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद जिस मूल्य की बात आप कर रहे हैं, ये चाहे सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए हो या मैत्रेयी पुष्पा का वो जो उसके इदन नमन के बाद वाला जो उपन्यास आया था चाक हो, या इस तरह के जो बहुत सारे उपन्यास लिखे जा रहे हैं, शायद वो पाठकीयता को बढ़ाने की कोशिश के तहत कुछ ऐसी छौंक लगाई जाती है, जिसकी बात आपने तड़का शब्द से कहा है। तो आपके लिए आपकी वक्तव्य से यह भी स्पष्ट हुआ है कि ये जो प्रस्तुति की जो साहसिकता है, ये जो बोल्डनेस है, यह भी एक मूल्य है और ये पाठकीयता को बढ़ाने में सहायक है। और आपने तो आज एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हिंदी के उपन्यास कालजयी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें उस तरह की बातें बहुत कम आई हैं। तो ये भी खैर एक ये विवाद का विषय हो सकता है विद्वानों में। फिर भी आपकी बेबाकी को मैं प्रणाम करता हूं। आपने बहुत ही स्पष्टता से अपनी बातें रखी हैं। और अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलूंगा। इस सुंदर वक्तव्य और सुंदर चर्चा के बाद मैं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके आज इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक राज्य में हिंदी अध्यापकों का जो संघ है उसके भी अध्यक्ष हैं। मुझे जाना है। आप आमंत्रित हैं। आप धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद देने तो मुझे अवसर देने के लिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला, ये जो धन्यवाद गोंडा और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। आज का एक हमारे जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला में यह एक ऐतिहासिक व्याख्यान है, ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना प्रक्रिया के संबंध में। आज का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान डॉक्टर शरद पगारे जी, जो आदरणीय और वरिष्ठ हिंदी के साहित्यकार हैं और 2020 के व्यास सम्मान से पुरस्कृत है और हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत ही परमादरणीय है। इनका जो बेबाक का जो वक्तव्य और सटीक जो ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, उन रचना प्रक्रिया के संबंध में या संदर्भ में किस तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, उनको हम इस तरह के संकटों को ऐसे कैसे हमें दूर करना चाहिए, दूर करते हुए एक तथ्यपरक ऐतिहासिक रचनाओं को कैसे लिखा जाता है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर और महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए मैं अपने कॉलेज की ओर से और SLBS कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ, इन सब की ओर से आदरणीय डॉक्टर शरद पगारे जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इतने जो क्या है महत्वपूर्ण उपन्यास और आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है और आपको मैं फिर से नमन करता हूँ सर, आपको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। आपके कॉलेज में भाषण देने के लिए बुलवाइए, बच्चों को भी मालूम पड़े।
कि हम साहित्य जरूर। कैसे लिखा, साहित्य के प्रति आकर्षित करिए। और हाँ सर, आपके हाँ, तो हम बहुत जरूर बहुत बुलाएंगे। धन्यवाद। हम आपने जरूर मुझे बुलाएंगे और आपको। आपको फिर आगे भी हम सुनना चाहते हैं, आपको जरूर बुलाएंगे सर। आपको और मेरी किताबें खरीदिए लाइब्रेरी के लिए, पीएचडी हाँ सर। करवाइए। हाँ हाँ, सर, हाँ सर। और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे को झेला। इतनी सारी बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और आप तो चूंकि साहित्य से जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे गोंडा के मित्र भी, और जिन्होंने, तो आप तो मेरे साहित्यिक परिवार के मित्र हैं, मेरे भाई हैं। हाँ तो सर। साहित्यिक परिवार जितना विस्तृत हो, जितना बड़ा हो, जितना प्यार मिला, आजकल प्यार करने वाले मिलते नहीं, और जो मिलते हैं उनको दिल से लगा के रखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस कार्यक्रम में, जो आभासीय कार्यक्रम है, जितने भी हमारे प्राध्यापक मित्र, शोधार्थी बंधु, और जितने भी हमारे गंगा सागरी व्याख्यान माला के जो प्रोत्साहन करने वाले लोग हैं, इन सभी को मैं अपने कॉलेज की ओर से और संघ की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को धन्यवाद, साधुवाद। और इसके साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य और SLBS कॉलेज गोंडा, वहाँ के प्राचार्य, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ। इस तरह हमारे कार्यक्रम में आप प्रोत्साहित करते रहते हैं, सभी प्रतिभागी बंधुओं को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से डॉक्टर शरद पगारे जी, आदरणीय शरद पगारे जी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। आपको हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को भी धन्यवाद, सर को प्रणाम। और शीतली सिंह राघव जी कुछ कहना चाहती थी क्या, अगर कोई? जी 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 सर, नमस्कार। धन्यवाद, आपने अवसर दिया। जैसा कि अभी सर ने बोला कि आप लोगों ने मुझे झेला। तो मैं अभी एक छोटी सी कलाकार या रचनाकार आप बोल सकते हैं। अभी मैंने सर के, अगर मैं सर के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूँ तो एक बहुत छोटा सा बीज हूँ, अभी तो मैं अंकुरण भी नहीं हूँ। तो सर को झेला नहीं, अभी तो मैंने सर को बहुत ध्यान से सुना, सर की हर छोटी छोटी चीजों को मैंने बारीकियों से सुना कि सर स्त्रियों के ऊपर या पुरुषों के ऊपर किस तरह का व्याख्यान दे रहे थे। सुनकर अति प्रसन्नता हुई कि हम अपनी बातों को विस्तार दे सकते हैं एक दायरे में रहकर। तो सर, आज आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। मैं भी इंदौर में निवास करती हूँ, और मैं DIBB की स्टूडेंट हूँ। तो सर, आपसे मिलकर और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका हृदय से आभार सर, कि इस मंच धन्यवाद, से आप जुड़े और हमें मौका दिया आपको सुनने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद शीतली सिंह राघव जी। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, सभी के प्रति अभिवादन। विशेष रूप से मुख्य वक्ता आदरणीय शरद पगारे जी ने मूल्यवान समय दिया। इस उम्र में वो लंबे समय तक उन्होंने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैं हृदय से उन्हें प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। सभी के प्रति आभार।